ठीक है, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बायोमोलिक्यूल। तो आज हम जानेंगे कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं और कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। तो देखते हैं इसके बारे में कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले पूछा जाता है, इसको अगर डिफाइन करने की हम कोशिश करें कि इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं ऑल कार्बन कंपाउंड दैट we get from living organism known as बायोमोलिक्यूल्स। तो यहां पर हमने इसको डिफाइन कर दिया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। जितने भी कार्बन कंपाउंड हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उसी को हम बायोमोलिक्यूल कह सकते हैं। या यहां पर क्या कहा जा सकता है, और वी कैन से ऑल केमिकल्स प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग सिस्टम नोन एज बायोमोलिक्यूल। तो यहां पर हम लोगों ने यहाँ बात किया है कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल पर यहाँ पर हमने दो तरीके से डिफाइन कर दिया, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज द बायोमोलिक्यूल। तो ऐसे केमिकल्स जो लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये डिफिनीशन हो गई कि बायोमोलिक्यूल्स किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या किसी लिविंग टिश्यू के अंदर बायोमोलिक्यूल को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स को लिविंग टिश्यू के अंदर कैसे हम एनालाइज करेंगे उसका टेक्निक देखते हैं, किस तरीके से क्या मेथड होता है। तो लिखेंगे मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। अगर किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर आपको बायोमोलिक्यूल का एनालिसिस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए रिक्वायरमेंट क्या होगी। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या रिक्वायरमेंट होगा अगर आप किसी लिविंग टिश्यू से उसका केमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पे एक नज़र डालते हैं, क्या क्या हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो सबसे पहले नंबर पे जो रिक्वायरमेंट हमारी होगी उसमें हम लेंगे लिविंग टिश्यू को। ये लिविंग टिश्यू दो टाइप का हो सकता है, इट मे बी प्लांट टिश्यू और इट मे बी एनिमल टिश्यू। तो ये जो लिविंग टिश्यू होगा जिसका हम केमिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे, ये दो टाइप का हो सकता है। इसमें हम प्लांट टिश्यू भी ले सकते हैं और एनिमल टिश्यू भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर प्लांट टिश्यू की हम बात करें तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लीफ ले रहा हूँ, ये प्लांट की सपोज दैट मैंने एक लीफ ले ली, तो ये हमारे पास एक प्लांट टिश्यू हो गया। और मान लीजिए यहाँ पर अगर एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ लीवर के
सेल्स ले लिए या क्या कर लिया यहाँ पीसेस ऑफ लीवर सेल्स और टिश्यू ये ले लिए। तो रिक्वायरमेंट में पहला रिक्वायरमेंट क्या है, लिविंग टिश्यू हमारे पास होना चाहिए। दूसरे रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, नंबर 2 पे अगर रिक्वायरमेंट की हम बात करें तो हमको एक एसिड चाहिए। तो इस एसिड का क्या नाम है, CCl3COOH, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड की नीड होती है, इसको ले लेते हैं। नंबर 3 पे अगर हम बात करते हैं तो हमको एक मोर्टार एंड पेस्टल की जरूरत पड़ती है। नंबर 4 पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हमको एक चीज क्लॉथ और भी कैन से कॉटन क्लॉथ की नीड होती है। ये सारा रिक्वायरमेंट की चीजें है। अगर आप किसी भी लिविंग टिश्यू से बायोमॉलिक्यूल को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट में इतनी चीजें बताई। अब हम ये प्रोसेस जानेंगे कि किस तरीके से केमिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, किस तरीके से केमिकल एनालिसिस हम इसका कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे किस तरीके से हम इसका केमिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये एक लीफ है और लीफ ये हमारे पास एक प्लांट टिश्यू है, और प्लांट टिश्यू को हमने क्या काम किया, एक मोटार और पेस्टल की हेल्प से इसको क्रश कर लिया। प्लांट टिश्यू को क्या किया जाना है, क्रश विद द हेल्प ऑफ मोटार एंड पेस्टल्स। मोटार और पिस्टल्स की हेल्प से हमने क्या कर लिया, ये जो प्लांट टिश्यू हमारे पास है इसको हमने क्रश कर लिया। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये हमने स्लरी सब्सटेंस यहाँ पर बना दिया है, और यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर दिया इस तरीके से। इसकी हेल्प से हमने इसकी ग्राइंडिंग कर ली इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, एसिड डाल दिया, CCl3COOH, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड डाल दिया। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसको क्रश करने के बाद हमारे पास एक विकर है, और यहाँ पर हम इसको फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फनल लगाएंगे, और इसकी हेल्प से जो हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट होगा, इसको कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इसको फिल्टर करेंगे। तो कुछ फिल्टर मान लीजिए यहाँ पर है, और बाकी का फिल्ट्रेशन यहाँ नीचे आ जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने 2 मेजर फैक्टर ऑब्टेन किए हैं यहाँ पर। अगर इन 2 मेजर फैक्टर की हम बात करते हैं तो ये जो यहाँ पर हमें ऑब्टेन हुआ है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाया है इसको बोलते हैं रेंटेंटेट। तो इस तरीके से 2 फैक्टर हमारे पास निकल के आ जाते हैं। एक तो जो फिल्टर होकर के आ गया है, यानी कि एसिड के अंदर क्या हो गया, ये सॉल्युबल हो गया, एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे इसको। और ये एक ऐसा जो कि एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ है, इसको बोलेंगे
रेंटेंटेट और ये है एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ गए, जो फिल्टर हो गया है, यानी कि जो एसिड के अंदर जो मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो गए हैं उनको हमने बोल दिया फिल्ट्रेट, यानी कि एसिड के अंदर वो सॉल्युबल हो गए। कौन सॉल्युबल हो गया? मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो गए एसिड के अंदर। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल सॉल्युबल नहीं हो पाए हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड के अंदर सॉल्युबल होकर के डिजॉल्व हो जाते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। इनको बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। और इसमें जो रेंटेंटेट में प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हमने देखा कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, कुछ जानकारी और इसमें है अभी। तो जब हम यहां पर बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल की, तो यहां पर बच्चों के मन में सवाल उठता है, माइक्रो मॉलिक्यूल किसे कहा जाता है? या फिर यहां पर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो कि मैक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं दोज मॉलिक्यूल्स विच हैविंग molecular weight ranging from 18 to 800 डाल्टन, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिकुलर वेट 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक की रेंज में आता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ही हम माइक्रो मॉलिक्यूल कह देते हैं। और ये एसिड के अंदर डिजॉल्व होकर फिल्ट्रेट से आ जाते हैं। तो अगर इनके एग्जाम्पल की यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि कौन से ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका वेट जो रेंज करता है 18 to 800 तक, तो इसमें आप शुगर के बारे में जानते हैं कि शुगर भी ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ऐसे ही सब्सटेंस हैं, ऐसे ही मॉलिक्यूल हैं। दूसरी अगर बात करें हम, तो यहाँ पर अमीनो एसिड हैं। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस, ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, न्यूक्लियोसाइड्स भी इसी में कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ आयंस जो होते हैं उनको भी इसमें कंसीडर कर लिया जाता है। यानी कि इन सभी का वेट जो है इस रेंज में होगा, 18 to 800 डाल्टन वेट मॉलिकुलर वेट इनका होता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, तो आपको पता है कि इनका जो मॉलिकुलर वेट होगा, मॉलिकुलर वेट मोर देन 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 10,000 डाल्टन और एबव इसमें कंसीडर कर लिया जाता है कि वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो नंबर 1 एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो प्रोटीन्स इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं जो प्रोटीन इसी तरीके के एग्जाम्पल हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बताते हैं। और दूसरे की अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें कि डीएनए और आरएनए को कंसीडर कर दिया जाता है। इसमें डीएनए एंड आरएनए, दीज आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल।